हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए। जो इन सभी एग्जामों जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सब में ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी होंगे। अभी सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और भी बच्चों और टीचर्स में इस जो है लेक्चर को शेयर कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। कल मैंने जो है केमिस्ट्री के करवाए थे, वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जो है उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पे आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए थे और उनको आप जो है पढ़िए, याद करिए और कोई डाउट्स हो पूछिए। तो आज फिजिक्स के करवाएंगे, फिर बायोलॉजी के करवाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिए। मस्त रह के एकदम से अच्छे से लेक्चर को सुनना है और ध्यान से देख के उसको समझना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सेट कर लें इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की चाल को मापने की मानक इकाई क्या है। किसी वस्तु को चाल की मापने की इकाई क्या है, चाल के मापने की इकाई क्या है। तो स्पीड पूछा गया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट निकालें तो दूरी की क्या होगी, मीटर, और समय की क्या होगी, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड होगी। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका पहला आंसर क्या होगा सही, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसा ही यूनिट में इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक दोलन करते हुए लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। लोलक, लोलक जानते हैं, पेंडुलम, उसकी एक दोलन करते हुए लोलक की गति किस प्रकार की गति का, किस प्रकार की गति है लोलक की, जो गति है वो किस प्रकार की गति है, तो वो आपकी आवर्ती गति होती है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। अगला है, दाब का सही सूत्र क्या है। दाब का सूत्र, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका मात्रक पूछ दिया जाएगा तो क्या होता है, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो दाब का सूत्र क्या होगा, सही सूत्र कौन सा होगा, ये गलत है, ये गलत है, और ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला गलत है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल है। संपर्क बल का मतलब क्या है, मतलब जहां पे टच हो, कॉन्टैक्ट आए, ऑब्जेक्ट को कोई भी जो है पर्सन जो है उसको छुए, या फिर कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो वो संपर्क बल होते हैं। तो संपर्क में आपको किसका एग्जांपल, कौन सा उसका उदाहरण लग रहा है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में तो दूर से ही अट्रैक्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटी लगती है नीचे की ओर अर्थ द्वारा। स्थिर वैद्युत बल चार्जेस के बीच में होते, दूर से ही होते हैं। ये वाला होता है पेशी बल, जिसमें हमें छूना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जहां पे हम अपनी पेशियों से चीजों को टच करते हैं, छूते हैं, उठाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेशी बल। घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। घर्षण मतलब, घर्षण का मतलब क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मतलब जितना खुरदरा सरफेस होगा, जितना खुरदरा सतह होगा, उतना ही घर्षण ज्यादा लगेगा। और जितना चिकना सरफेस होगा, लुब्रिकेंट वाला, जिसमें जितना चिकना होगा उसमें घर्षण कम लगेगा। तो हमें चिकना और बनाना है जिससे घर्षण कम हो जाए, तो हमें लुब्रिकेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लुब्रिकेंट का यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापन
मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया था। वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर पोटेंशियल विभवांतर को नापने के लिए होता है। थर्मामीटर जो है टेम्परेचर नापने के लिए होता है, तापमान के लिए। और एमीटर जो है, एमीटर किसके लिए होता है? धारा नापने के लिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए रहता है, ठीक है। और वोल्टमीटर क्या होता है? विभवांतर नापने के लिए होता है, विभवांतर, विभवांतर नापने के लिए होता है। और बैरोमीटर दाब के लिए होता है। तो फिर ये जो है आंसर जो है गलत होंगे ये वाले, ठीक। कौन सा आंसर? बैरोमीटर। बैरोमीटर दाब नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या है? सर्पी घर्षण या लोटनिक घर्षण की तुलना में अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या आधा होता है? तो सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइड से एक दूसरे में फिसलना, स्लाइडिंग। लोटने मतलब जैसे हम बॉल को फेंक दें, बॉल को फेंकें तो रोल करती हुई लुढ़कती हुई जाएगी। लुढ़कने में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कि स्लाइड करने में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? किसमें लगेगा की तुलना में? सर्पी घर्षण लोटने घर्षण की तुलना में कैसा लगेगा? बताओ, कम की ज्यादा? बताइए आप लोग, कौन सा लगेगा? कम की ज्यादा बोलो। सर्पी घर्षण में कौन सा लगेगा? आप लोग सोच के बताओ। बताओ आप लोग। ज्यादा लगेगा कि कम? बोलो, ज्यादा लगेगा कि कम? तो कैसा लगेगा? कम लगेगा। कैसा लगेगा? कम लगेगा कि अधिक लगेगा? अधिक लगेगा, ठीक है, अधिक लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लोटनिक रोलिंग फ्रिक्शन की तुलना में ज्यादा लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपका छूट गया था। इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया था क्या? पांचों छठों में ये तो करा दिया था। नेक्स्ट में अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, तो इसको भी देख लो। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो तो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु बताओ स्थिर रहेगी कि समान वेग से चलती रहेगी कि दोनों संभव है? तो दोनों ही संभव है क्या? ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर ये दोनों हो सकते हैं। अगर नेट फोर्स जो है रिजल्टेंट उसका 0 आए तो कोई वस्तु अगर समान वेग से चलती है तो वो समान वेग से चलती रहेगी, और कोई रुकी हुई वस्तु है और उस पर अगर नेट फोर्स जो है 0 लगता है तो वो वस्तु रुकी रहेगी। इसका मतलब जो है ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अब इन दोनों में ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है, ये वाला सही माना जाएगा। कौन सा? कि स्थिर भी अगर है वस्तु तो स्थिर बनी रहेगी, और अगर चलती है समान वेग तो समान वेग से चलती रहेगी, ठीक है। तो ये है। अब ये वाला क्वेश्चन छूट गया था इसलिए दोबारा करा दिया। सर्पी घर्षण जो है लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, ठीक है। द्रव में गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब, गहराई के साथ में नीचे जाने पे, नीचे जाने पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर नीचे जाने पे डाउन, डाउन प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है नीचे जाने पे। नीचे जाने पे याद रख लो उसको, नीचे बहुत काम का, नीचे जाने पे दाब बढ़ जाता है, और ऊपर जाने पे दाब कम हो जाता है। ऊपर जाने पे दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊपर जाने पे दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे बहुत ऊंचाई पे जाए तो क्या बोलोगे? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, वहां पे आपको O2 ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी, तो तुम क्या बताओगे? O2 कम मिलेगी, क्योंकि O2 का दाब वहां पे ऊंचाई पे कम हो जाता है।
तो जितना नीचे जाएंगे उतना ही दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? दर में गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बताओ, अभी बताया था हमने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसका बताया था मात्रक हमने? दाब का। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का है। बल बराबर F बराबर ma होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आप क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण जानते हो कैसा होता है? समतल दर्पण इस तरीके से होता है, समतल दर्पण। ठीक है, और ये इस तरीके से इसका पोल होता है, और यहाँ पे अगर मान लो फोकस है इसका, कहीं पे भी आपने जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रख दी है यहाँ पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी, और उतनी ही साइज की बनती है, उतनी ही साइज की बनती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रतिबिंब, और कैसी बनती है? आभासी और सेम साइज की, और कैसी? सीधी। तो सीधी, आभासी और बराबर साइज की, ये बात इंपॉर्टेंट है, बराबर साइज की। ठीक है, बनती है। तो वर्चुअल रेक्टेंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो है वस्तु है, वस्तु के सेम साइज की इमेज बनती है, खड़ी इमेज बनती है, और आभासी इमेज बनती है बिहाइंड द, पीछे मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो आभासी और सीधा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभाजित होना। 7 रंगों में विभाजित हो जाना मतलब क्या होता है? टूट जाना लाइट का। जब हम किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो क्या होती है? टूट जाती है, 7 कलर में टूट जाती है, 7 कलर में वो टूट जाती है। इसको हम कहते हैं विबग्योर। ठीक है, ऊपर वाला जब सो कम डेविएट हुआ है वो रेड होता है, तो विबग्योर नीचे से लिखेंगे विबग्योर, GYOR। ठीक है, विबग्योर। तो उसको क्या कहते हैं? लाइट का टूटना, डिस्पर्जन कहते हैं। लाइट का टूटना 7 कलर में टूट जाती है। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये 7 कलर में लाइट, व्हाइट लाइट टूट जाती है। सफेद लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट, सफेद लाइट पास कराते हैं, तो ये प्रिज्म क्या कर देता है? उसको तोड़ देता है 7 कलर्स में। इसका मतलब जो सफेद लाइट है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो इसमें टूटने वाली बात आती है, डिस्पर्जन वाली बात आती है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे का देखने के लिए? बताओ। जो प्रतिबिंब बनता है पीछे, जो हम मिरर में देखते हैं, जो हमारे साइड मिरर में लगा रहता है, वो प्रतिबिंब कैसा दिखना चाहिए? सीधा कि उल्टा? तो आप चाहोगे कैसा? सीधा दिखना चाहिए। ठीक है, और कैसा दिखना चाहिए? बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, बड़ा और सीधा। तो हमें बड़ी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? कौन सा जो है बड़े प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा मिरर की जरूरत पड़ती है बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए? तो जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की, तो वो छोटी ही प्रतिबिंब बनाते हैं, और बड़ी प्रतिबिंब के लिए हमें कॉनकेव मिरर, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं हिंदी में? अवतल दर्पण की जरूरत पड़ती है, जिससे बड़ी जो है प्रतिबिंब की बात की जाए तो अवतल दर्पण, छोटी प्रतिबिंब की बात की जाए तो उत्तल दर्पण। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? अवतल दर्पण की बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आता है ठीक है, देखो, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य रूप से कहां बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, आंखों में प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है? रेटिना पे बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। तो रेटिना पे, दृष्टिपटल पे बनता है। ठीक है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आप बताओगे
कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारी आंखों पर आता है और इमेज कहाँ बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है। एक सामान्य पेरिस्कोप की संरचना में कितने समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो 2 किया था, ये याद कर लीजिएगा। सामान्य पेरिस्कोप की संरचना में कितने समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। याद करते, रिपीट भी करते जाइए साथ में, जो हम बोल रहे हैं वो आप साथ साथ में रिपीट करते जाए, दिमाग पर डालते हैं तभी याद होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो वीडियो देखने के बाद तो भूल जाएंगे। बार बार वीडियो को देखिए, बार बार अपने आप में बोलिए, लिख लिख के देखिए, तो आपको याद रहेगा, ज्यादा देर तक याद रहेगा, ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, अच्छे से स्टेबल हो जाएगा माइंड में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे होती है, सबसे ज्यादा चाल प्रकाश की कहाँ होती है, तो वो निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है, ठीक है, एयर में होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, निर्वात, वैक्यूम। प्रकाश की चाल की बात की जाए, ध्वनि की नहीं की है, ध्वनि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, ध्वनि जो है उसके लिए मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रकाश वैक्यूम में, एयर में आराम से, खाली जगह में आराम से ट्रेवल स्पीड में करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आता है आपका आपतित किरण परावर्तन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपतित किरण न्यूमेरिकल है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कुल 60 अंश का कोण बनता है। तो जैसे कि अगर हम ये सरफेस ले लें और इस पे ये किरण आई, ऑब्लिकली तिरछी आई, और यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे लंबवत, तो ये हो जाएगी लाइन, ये हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इस नॉर्मल को विलंब कहते हैं। तो अगर इनके किसके बीच का एंगल पूछा है, किसके बीच का एंगल पूछा है, आपतित किरण और परावर्तित, तो ये 60 अंश का है, ठीक है। और आपने स्नेल का लॉ पढ़ा है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के का जो एंगल होता है वो सेम होता है, ठीक है, किसके भी अभिलंब से। तो अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की बात करें तो वो आपका सेम होता है, और अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को मिला के वैल्यू कितनी दी गई है, बोलो, 60 दी गई है। तो अगर आई की जगह आर रख दें, तो आई की जगह आर रख दें, तो एंगल आर इक्वल टू 60, तो 2r इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, तो एंगल आर इक्वल टू क्या जाएगा, 60/2, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 आ जाएगा रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब ये भी 30 आ जाएगा। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का एंगल कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये पूछा, ये दिया क्या गया था, आपतित किरण और परावर्तित किरण का बीच का एंगल 60 है, तो आपको इसके पीछे पूछा गया था तो आपतन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण कौन होगा, आपतन कोण ये होगा, ये वाली जो होगी आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण, आपतन कोण पूछा गया था तो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, आपतन कोण आधा हो जाएगा, निकाल के भी दिखा दिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब की बात की जाए तो बड़ा प्रतिबिंब कैसे देखते हैं, बड़ा प्रतिबिंब के लिए आपको हमने बताया था कि 2 तरीके के मिरर होते हैं, एक हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, और एक कॉन्केव मिरर जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण हमेशा बड़ी इमेज बनाता है, तो बड़ा हमें देखना, दांतों के अंदर की चीजों को हमें बड़ा देखना है, तो बड़ा देखने के लिए हमें अवतल दर्पण का यूज करना पड़ेगा। कौन सा, किसका करना होगा, अवतल दर्पण का यूज करना पड़ेगा, अवतल दर्पण का। आकाश में इंद्रधनुष बनने की परिघटना मुख्य रूप से किस पर आधारित है, आकाश में इंद्रधनुष कब बनता है, जब हम सन के नीचे होते हैं, कौन, पर्सन सन के नीचे, और पर्सन सन के नीचे, आदमी नीचे, आदमी या कोई भी इंसान जो है सन के नीचे, और बरसात हो रही हो तो सामने, सन के सामने इंद्रधनुष बनता है, सन के सामने इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसमें जैसे कि मान लो ये यहां पर सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, और इसके नीचे कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इंसान कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इंसान है कोई, तो यहाँ पे जो पानी की बूंदें हैं तो वहां से यहाँ सन की लाइट जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, यहाँ एंटर करें तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या होगा, अपवर्तन होगा, है ना, और यहाँ पे इस तरीके से ये लाइट टूट जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से बाहर निकलेगी। तो दोनों चीजें इसमें होंगी, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन।
पहली लाइट क्या, यहां से क्या होगी, परावर्तित होगी, परावर्तित, और यहां क्या होगी, अपवर्तित, अपवर्तित होगी। यहां क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है, अपवर्तित, क्लियर है। और यहां के बाद में फिर परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो फिर जो है दोनों चीजें होंगी, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। आगे देखिए, आगे देखिए, लेंस की क्षमता को मापने का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता को मापने का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक डायोप्टर है। जो इस बार जो है, जो इस बार पेपर में भी आया था, यूपी टेट के पेपर में भी आया था, डायोप्टर होगा इसका मात्रक, ठीक है, यूपी टेट में आया था इस बार साइंस में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू लेंस की क्षमता 1/f फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसको प्लस, इसको डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर इन डायोप्टर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आपका आता है, नेक्स्ट में ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किसके ऊपर निर्भर करती है, लाउडनेस, लाउडनेस किस पे करती है, कंपन के आयाम पे, कंपन के आयाम पे निर्भर करती है, कंपन के आयाम पे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मानव कानों के लिए सुगम श्रव्य ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके ऊपर वो नहीं सुन सकता, इसके 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि फ्रीक्वेंसी की ध्वनि नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ध्वनि का संचार किस माध्यम में सबसे तेज गति से होता है, ध्वनि का संचार किस माध्यम में सबसे तेज गति से होता है, ध्वनि का पूछा गया, प्रकाश का नहीं, ध्वनि का, ध्वनि का सबसे ज्यादा होता है ठोस माध्यम में। निर्वात मत बोलना, निर्वात में प्रकाश का होता है, प्रकाश की स्पीड निर्वात में ज्यादा होती है और ध्वनि की ठोस में ज्यादा होती है, तो ये बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, दोलन, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम कह सकते हैं, 1 टाइम, तो ये होता है पर सेकंड, ठीक है, सेकंड इनवर्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है, तो हर्ट्ज होती है इसकी, इसकी ध्वनि के दोलन आवृत्ति की का जो मात्रक होता है वो पर सेकंड या हर्ट्ज होता है, जनरली हर्ट्ज में लेते हैं क्योंकि इसका हर्ट्ज ही ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, तो ये होता है। आगे देखिए, ध्वनि का तारक पिच, पिच जो है वो लड़कियों की और लड़कों की अलग अलग होती है, जनरली सभी लोगों की अलग होती है, लेकिन लड़कियों और लड़कों में इनकी पिच बहुत अलग होती है, ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसमें मुख्य रूप से किस गुण पर निर्भर करता है, किस गुण पर निर्भर करता है, तो आप क्या बताओगे, आवृत्ति के, आवृत्ति पे निर्भर करता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे, पिच आवृत्ति पे, रिपीट करिए, और लाउडनेस आयाम पे, लाउडनेस आयाम पे और पिच आवृत्ति पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे देखिए, निर्वात में ध्वनि की चाल बताओ कितनी होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी, नहीं, ध्वनि, ध्वनि आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मीडियम ही नहीं है, मीडियम जब होता है, माध्यम होता है, तभी ध्वनि आगे बढ़ती है, इसका मतलब यहाँ ध्वनि आगे नहीं बढ़ेगी, कोई उसकी चाल नहीं होगी, गमन नहीं कर सकती, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, कानों को अपरिता कष्टदायक लगने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, कानों को खराब लगे, अपने मोहल्ले में या कहीं पड़ोस में लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं, खूब शोर होता है, सो नहीं पाते लोग, तो वहां पे वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और उस दौरान उसको हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है, शोर कहा जाता है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन, कंपन करती हुई, कंपन करती हुई वस्तु के अपनी मध्यमान स्थिति में अधिकतम विस्थापन क्या कहते हैं, कंपन करती हुई वस्तु के अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी हो चाहिए, मतलब इको की बात, मतलब अगर हम कहीं बोल रहे हैं और लाइट हमारी टकरा के वापस आ जाए और वो हमें वहां पे प्रतिध्वनि महसूस हो,
तो उसके लिए एक निश्चित दूरी होती है, कम से कम वो दूरी कौन सी होनी चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 7.2 होनी चाहिए। तो 7.2 मीटर इसका आंसर हो जाता है। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिध्वनि के लिए कितनी मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, कम से कम। उसके आगे अगर दूरी और थोड़ी बढ़ती है तो भी वो हो जाएगा क्या, इको आएगा, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का स्तर सामान्यतः किस मात्रक में मापा जाता है, तो डेसिबल में सबने सुना होगा। ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल है, डेसिबल, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। आगे आते हैं, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस पैमाने पर लगभग कितना होता है, स्वस्थ 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। तो 9/5 इंटू क्या कर लो, 37 प्लस 32। इसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आ जाए, 98 के समथिंग आती है कुछ वैल्यू, 98 के समथिंग कुछ आती है, 98 फ़ारेनहाइट के समथिंग कुछ आती है, ठीक है। तो ये अगर सेल्सियस में पूछते तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछते तो लगभग 98 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सामान्यता। प्रायः ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा, ऊष्मा स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, ऊष्मा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम जैसे कोई लोहे का बर्तन है, उसको अगर हम गर्म करें तो नीचे से गर्म करते हैं, लेकिन ऊपर छुएं तो वहां पे भी गर्म वो फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कंडक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, चालन होता है। तो चालन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री समीर के बहने का मुख्य कारण क्या है, बहने का मुख्य कारण संवहन है, कॉन्वेक्शन, ठीक है। चमकदार था सफेद रंग की सतह ऊष्मा विकिरणों को, चमकदार सफेद रंग की सतह ऊष्मा विकिरण की, क्या वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, कि उसको परावर्तित करेंगी। तो सफेद वाली बेकार होती है, वो परावर्तित करती है, एब्जॉर्ब नहीं करते, अच्छे अवशोषक नहीं होते, परावर्तक अच्छे होते हैं, तो बुरी अवशोषक कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य मापन प्रतिशत कितना होता है प्रयोगशाला में जो टेम्परेचर मापने वाला जो सामान्य मापन है वो क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो याद कर लीजिए इसको, प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य मापन प्रतिशत रेंज पूछा गया, -10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मानक एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर है, ठीक है। V = IR फॉर्मूला सुना होगा आपने, I = V/R, ठीक है। V का वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। तो वोल्ट पर ओम को क्या कहते हैं, वोल्ट पर ओम को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और इसको जो है मापने का एम्पियर, इसकी यूनिट एम्पियर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा कुचालक है, सुचालक नहीं, इंसुलेटर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करा पाए, इधर उधर इलेक्ट्रिसिटी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो ना कर पाए। तो कुचालक वाली बात आएगी तो प्लास्टिक आ जाएगा, इसमें तो सारे मेटल हैं, कॉपर Cu, Al और लोहा Fe, ये सारे ही मेटल हैं, ठीक है। तो ये नहीं आएंगे, प्लास्टिक आएगा, तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे आंसर इसके लिए, ठीक है। प्लास्टिक सही होगा, कुचालक है। एक सामान्य विद्युत सेल में कुल कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं विद्युत सेल में, 2 टर्मिनल प्लस और माइनस, 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 2 पोल होते हैं, जिसको 2 पोल कहेंगे, ठीक है, 2 पोल होते हैं। परपथ सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाले फ्यूज तार का गलनांक कैसे होता है, गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक, फ्यूज तार मतलब क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब उससे लाइट ज्यादा अमाउंट में निकल रही हो, उससे पास हो रही हो, तो वो गल जाए और लाइट को या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे फ्लो ना कर पाए और घरों के जो उपकरण है वो खराब ना हो पाए, उस लिए फ्यूज लगाए जाते हैं, जिससे उसका गलनांक ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कम। अगर ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा अमाउंट में भी फ्लो कर जाएगी और घर के उपकरण खराब हो जाएंगे। तो कम गलनांक वाला फ्यूज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या, परस्पर होने वाले फ्यूज तार का गलनांक कैसे कम होना चाहिए, ठीक है।
दो चुंबकों के समान ध्रुव जैसे Nn या Ss को एक दूसरे के पास लाने पर, जैसे कि मान लो ये चुंबक है और इसका पोल क्या है, मान लो ये, मान लो हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम ये वाला पोल भी लाए नॉर्थ और ये साउथ, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका रहेगा। विद्युत धारा के चुंबकीय समान पोल जो होते हैं, समान जो पोल होते हैं, एक सामने अगर दोनों पोल Nn आए तो भी प्रतिकर्षण होगा और Ss आए तो भी प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो चुंबकीय की किसने की है? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की है। चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की है। तो याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, वर्तमान में व्यापक रूप से एलईडी का बहुत यूज होता है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटेड डायोड, एलईडी। डी फॉर डायोड, ई फॉर इमिटिंग और एल फॉर लाइट, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये हो जाएगा लाइट। परपथ में विद्युत धारा की मापन करने के लिए किस उपकरण का श्रेणी विकरण में जोड़ा जाता है? विद्युत धारा आई करंट को मापन करना है, विद्युत धारा को माप करना है, तो उसके लिए यूनिट अभी क्या बताई थी, मात्रक क्या बताया था? एम्पियर। तो एम्पियर से आप क्या याद रखेंगे? एमीटर याद रखेंगे, एम्पियर से एमीटर, ठीक है, एम्पियर से एमीटर। आगे देखते हैं, स्वतंत्र रूप से धागे से लटकाया गया क्षण चुंबक हमेशा किस दिशा में आकार रखता है? सामान्य रूप से लटकाया, तो तुम्हें मालूम है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ मतलब उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? उत्तर और दक्षिण, ठीक है, दक्षिण और नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, ठीक है, यही होगा, ठीक है। किसी विद्युत चुंबक को चुंबकीय शक्ति को कैसे बढ़ाया सकता है? चुंबकीय शक्ति और उसकी पावर, चुंबक और चीजों को तेजी से अट्रैक्ट करे, तेजी से आकर्षित करे, उसकी पावर को कैसे बढ़ाया सकता है? उसमें ज्यादा अमाउंट में करंट पास करा तो भी बढ़ जाता है, और उसके फेरों की संख्या, जिसको लपेटा जाता है ना तार से, उनके लपेटने की संख्या अगर बढ़ जाए, नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, फेरों की संख्या। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही, तो इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन में है, तो ये वाला सही है। तो फिर इसको आप रेज कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर भी चुंबकीय शक्ति बढ़ाई जा सकती है और प्रभावित धारा का मान, करंट बढ़ा के भी जो है चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है, मरकरी, ठीक है, सबसे याद करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, तारा की बात की जा रही है, तारा कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी के, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास निकटतम तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। हमारी आकाश गंगा का सामान्य आकार किस प्रकार का माना जाता है? सामान्य आकार सर्पिलाकार माना जाता है, सर्पिलाकार, याद कर लीजिए। हमारी, रिपीट करिए, हमारी आकाश गंगा का सामान्य आकार किस प्रकार का माना जाता है? सर्पिलाकार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? कौन सा है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत? कौन सा होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नवीनीकरण स्रोत कौन सा है ऊर्जा का? सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष में किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो तुम बताओगे क्या? समय का? नहीं है, ठीक है। प्रकाश की तीव्र गति? नहीं है। खगोलीय दूरी? खगोलीय दूरी है, ये सही है। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो ये सब जो है गलत है, ये सब गलत है। तो हमने आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, जिनसे आपको पेपर में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर कर दीजिए, और जो है हमसे जुड़े रहिए। अपने कमेंट में चीज़ें लिख के बताइए कि किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए है, और आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। और आपके लिए लास्ट में हम यही लिखेंगे, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
ठीक है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे, यही उम्मीद है और यही आशा है, ऐसी ही तैयारी आपकी होगी। ठीक है, लेक्चर देखने के लिए और इसको याद करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। थैंक यू।